अब हम देखते हैं जनरलाइज सीजर के बारे में। हमें पता है जनरलाइज सीजर हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर से डेवलप होता है और धीरे धीरे पूरे ब्रेन में फैल जाता है। इसको मेजरली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, फिर एब्सेंट सीजर, एटोनिक सीजर, माइक्लोनिक सीजर और इन्फेंटाइल स्पाज्म। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे जनरलाइज टोनिक क्लोनिक को ग्रैंडमल भी कहते हैं, एब्सेंट सीजर को पेटेटमल भी कहते हैं। इसके बाद एटोनिक को एकाइनेटिक भी कहते हैं और इसके बाद जो हमारा इन्फेंटाइल है उसको हिप्स रिदमिया भी कहते हैं। तो उसको हम नोट करते हैं और एक एक के बारे में देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ये हो गया आपके जनरलाइज सीजर, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अब हम देखते हैं जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर के बारे में, जिसे ग्रैंड भी कहते हैं और मेजर एपिलेप्सी भी कहा जाता है। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले एक पर्सन को जब स्टार्ट होता है एपिलेप्सी आना तो उसको एक ऑरा फील होता है। ऑरा का मतलब होता है आभा या आभास। मीन्स उस पर्सन को फील होगा कि अब मुझे एपिलेप्सी आने वाला है। पूरी बॉडी में एक झंझनाहट सी स्टार्ट हो जाती है और पूरा पर्सन वो फील कर सकता है कि अब मुझे एपिलेप्सी स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ जैसे एपिलेप्सी स्टार्ट होता है तब वो बहुत तेज चिल्लाता है और चिल्लाने के साथ ही गिर जाता है। अब होता क्या है, गिर के वो बेहोश हो जाता है और उसका टॉनिक फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, एक ऑरा फील हुआ। ऑरा के साथ साथ बहुत तेज वो पर्सन चिल्ला के बेहोश होकर गिर जाता है। गिरते ही टॉनिक फेज स्टार्ट होगा। टॉनिक फेज में पर्सन की बॉडी स्पाज्म की कंडीशन में चले जाती है। मींस वो एकदम ऐसे स्ट्रेट होके गिर जाते हैं। गिरने के साथ बॉडी स्पाज्म में आ गया। स्पाज्म के थोड़ी देर बाद क्लोनिक फेज स्टार्ट होता है। क्लोनिक फेज में हम देखते हैं बहुत तेज तेज बॉडी में जर्क्स आ रहे हैं या कन्वर्जन आना स्टार्ट हो गया। थोड़ी देर बाद वो पर्सन लॉन्ग टाइम के स्लीप पे चला जाता है या बेहोश हो जाता है। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। ये जनरली 1 से 2 मिनट तक ही रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर को अगर नाम से देखें तो वो पर्सन खो जाता है। कोई भी मान लो अगर भी चल रहा है तो क्या होगा, चलते चलते अचानक से ऐसे रुक गया, रुक के एक ही डायरेक्शन में देखेगा, इधर उधर उसकी मूवमेंट भी नहीं होती। मसल बहुत ही मिनिमम या कोई भी मूवमेंट ज्यादा होता नहीं मसल में, और ना ही वो पर्सन बेहोश होता है। ये लगभग 30 सेकंड तक रहता है, हाफ एन मिनट तक, फिर वो सही हो जाता है। तो ज्यादातर देखा गया बच्चों में, चिल्ड्रन में देखा जाता है और बड़े होते होते ये चीज सही हो जाता है बहुत बच्चों के अंदर। तो अभी पहले इन दोनों के बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एटोनिक सीजर के बारे में। तो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर, जो 1 से 2 मिनट तक रहता है। सबसे पहले पर्सन में ऑरा आएगा, मींस उसको एक आभास होगा, एक फीलिंग आएगी कि मुझे भी सीजर आने वाला है। फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है और अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। फिर आता है टॉनिक फेज। टॉनिक फेज में क्या होता है, मसल स्पाज्म स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फॉलोड बाय क्लोनिक फेज। मसल स्पाज्म होने के साथ साथ उस पर्सन में अब जर्क आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कन्वर्जन भी कहते हैं। और फिर लॉन्ग टाइम तक वो स्लीप में चला आता है, उसका सीएनएस पूरी तरह डिप्रेस हो जाता है। तो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक। इसके बाद है हमारा एब्सेंट सीजर। तो एब्सेंट सीजर ज्यादातर बच्चों में देखा गया है और 1 या आधे मिनट तक ही रहता है। जहां पे ये 1 से 2 मिनट तक है तो ये लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही रहता है। इसके बाद कोई भी मूवमेंट नहीं होता, जैसे हमने डिस्कस किया था, ना ही वो गिरता है। चलते चलते या अभी खड़ा है बच्चा कहीं पे तो सडनली एक जगह स्टॉप हो जाएगा और वो एक ही तरफ स्टेयर करने लगेगा। मींस उसके ना आंखों में मूवमेंट होगा ना मसल मूवमेंट होता है, एक ही तरफ देखते रहता है। फिर 30 सेकंड 1 मिनट बाद ऑटोमेटिक फिर नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी मिनिमम जर्क हो सकता है, तो मोस्टली वैसे होता नहीं है। कोई भी मसल जर्क नहीं होगा, ना ही मिनिमम आई मूवमेंट वगैरह होता है। मल्टीपल एपिसोड इन अ डे, मीन्स एक दिन में वो मल्टीपल एपिसोड भी हो सकता है। कई बार दिन में 4-5 बार भी उसके साथ ऐसा हो सकता है कि वो एक जगह रुका हुआ है और वहीं पे 30 सेकंड तक रुक गया, ना ही वो मसल मूवमेंट कर रहा है, ना बात कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। ठीक है, ये धीरे धीरे बड़े होते होते तक वो सही हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जब अगर उन पर्सन का ईईजी करे, मीन्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी किया गया, तो वहां पे देखा गया कि 3 ही साइकिल आ रहे हैं। ठीक है, उसके ब्रेन के एन्सेफेलोग्राफी में ज्यादातर 3 साइकिल्स ही देखे गए। वो किस टाइप के, या तो वेव्स होंगे या स्पाइक्स होंगे। स्पाइक्स मींस जैसे ये एक सडन आ गया, ठीक है, इसको स्पाइक्स कहते हैं।
एक ऐसे झटका मार के, वरना नॉर्मल वेव चलते चलते एक स्पाइक आ गया। तो ज्यादातर इसी टाइप के देखे जाते हैं, 1 सेकंड में 3 ही स्पाइक आते हैं या वेव्स आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं एटोनिक के बारे में, एटोनिक एपिलेप्सी क्या है। इसके बाद थर्ड है हमारा एटोनिक सीजर या एकाइनेटिक सीजर। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, तो एकाइनेटिक जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, जहां पे बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो इस कंडीशन में होता क्या है, हमारे सीएनएस में एक्सेस अमाउंट में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है और उसका स्केलेटल मसल पूरा रिलैक्स कर जाता है। कभी कभी वो पर्सन गिर भी जाता है। तो ये सिंपल हो गया आपका एटोनिक या एकाइनेटिक सीजर। इसके बाद फोर्थ है हमारा माइक्लोनिक सीजर। माइक्लोनिक सीजर को आप ऐसे समझो जैसे टीवी में लेडीज के प्रोग्राम आते हैं, जैसे सास भी कभी बहू थी टाइप। तो वहां पे क्या होता है कि अचानक से कुछ ऐसी खबर सुना दी, किसी को देख लिया, तो वो औरत ज्यादा बेहोश में चली जाती है, शॉक के पोजीशन में चली जाती है। तो सेम यहाँ पे भी एक शॉक की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। एक अचानक से वो पर्सन शॉक में चला जाएगा, फिर अचानक से वो डर के मारे कांपने स्टार्ट करके गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक शॉक होगा, कुछ देख के या किसी चीज को सुन के एक शॉक की कंडीशन में चला आता है पेशेंट। फिर अचानक से वो जर्क के साथ गिर जाता है, मीन झटके के साथ वो गिर जाता है। इसके साथ साथ जैसे ही वो गिरता है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसमें पूरा जनरलाइज सीजर होगा या पार्शियल सीजर होगा। तो एक सिंपल हो गया आपका माइक्लोनिक सीजर। तो ये हो गया आपका एटोनिक या एकाइनेटिक सीजर। यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखा गया है विद मसल रिलैक्सेशन। होता क्या है, हमारे सीएनएस में एक्सेस अमाउंट में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन गिर भी सकता है। इसके बाद फोर्थ है हमारा माइक्लोनिक सीजर। यहाँ पे एक शॉक लाइक पोजीशन आती है, एक शॉक जैसे कोई झटका लगे, कुछ खबर ऐसे सुन के कि पर्सन शॉक में चला जाए। इससे होता क्या है, पहले पूरे कॉन्ट्रैक्शन आएगा मसल में, पूरा बंदा स्ट्रेट हो जाएगा, एकदम पर्सन ऐसे स्ट्रेट। फिर धीरे धीरे माइक्लोनिक जर्किंग स्टार्ट होती है, मींस पहले वो स्पाज्म के पोजीशन में आएगा, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी में ऐसे जर्क आना स्टार्ट होता है। अब इस जर्क के साथ क्या होता है, या तो वो पर्सन जनरलाइज सीजर में जा सकता है या पार्शियल या फोकल सीजर में जा सकता है। जनरलाइज सीजर में पूरी बॉडी उसकी जर्क होगी, जबकि पार्शियल सीजर में कोई एक पार्ट उसका जर्क हो सकता है या सिर्फ अनकॉन्शियस वो हो सकता है। तो ये हो गया आपका माइक्लोनिक सीजर। इसके बाद फिफ्थ है हमारा इन्फेंटाइल सीजर। इन्फेंटाइल सीजर ज्यादातर बच्चों में देखा गया, इन्फेंट्स में देखा गया। आई होप इन्फेंट और चिल्ड्रन में आपको डिफरेंस पता होगा। इन्फेंट मीन्स छोटे बच्चे जो गोदी में घूमते हैं, और चिल्ड्रन आपको पता है छोटे छोटे बच्चे, वो है चिल्ड्रन, ठीक है। तो इन्फेंट्स में ज्यादा देखा गया। ये एपिलेप्सी का तो टाइप नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, बच्चों में जो इन्फेंट्स है उसमें मसल स्पाज्म देखा गया, बहुत ही ज्यादा मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बच्चे एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके एटोनिक, माइक्लोनिक, उसके बाद हमारा इन्फेंटाइल स्पाज्म या सीजर। तो ये हो गया आपका इन्फेंटाइल स्पाज्म, जिसको हिप्स रिदमिया भी कहा जाता है। ये जनरली इन्फेंट्स में होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में होते हैं। इसको एक एपिलेप्सी का टाइप नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मसल स्पाज्म हो रहा है, इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म देखा गया है। इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव मेंटल डिटोरिएशन, एक बच्चे में अगर कंटिन्यूअस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं जो बहुत ही हाई लेवल पे है, इससे क्या होगा, बच्चे के ब्रेन पे भी बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। होता क्या है, ज्यादातर ये इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म में एक छोटा बच्चा है, उसको अगर हम लिटा के रख दें तो उसके हाथ पैर पूरा स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, एकदम वो पूरा से अकड़ जाता है। इस टाइप के पोजीशन में इंटरमिटेंट मसल स्पाज्म कहा जाता है, ठीक। मेंटल डिटोरिएशन भी होगा इससे। इसके अलावा ईईजी में डिफ्यूज चेंजेस भी देखे गए हैं। अगर हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी की बात करें तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं चेंज होने के साथ, ठीक। तो ये हो गया आपके डिफ्यूजिव चेंजेस इन इंटरसीजर ईईजी आर नोटेड, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा जनरलाइज्ड कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे पार्शियल सीजर या फोकल सीजर के बारे में। अब हम आगे देखते हैं पार्शियल सीजर या फोकल सीजर के बारे में। इसको मेजरली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल पार्शियल, कॉम्प्लेक्स पार्शियल, और थर्ड है सेकेंडरी जनरलाइज्ड पार्शियल सीजर।
तो ये हो गया आपके पार्शियल सीजर या फोकल सीजर के टाइप। सबसे पहला है हमारा सिंपल पार्शियल, फिर है कॉम्प्लेक्स पार्शियल जिसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी या साइकोमोटर एपिलेप्सी भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड है हमारा सेकेंडरीली जनरलाइज्ड। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले पर्सन को या तो सिंपल पार्शियल सीजर आएगा या कॉम्प्लेक्स सीजर सामने आता है। एज अ रिजल्ट ये सीजर हमारे पूरे ब्रेन में, हमारे सीएनएस में फैल जाएगा और जनरलाइज सीजर की तरह सामने आता है। मान लो जैसे मेरे एक हाथ में अचानक से सीजर आया, ठीक है, झटके आने स्टार्ट हो, फिर इससे क्या होगा, धीरे धीरे पूरी मेरी बॉडी में फैल जाएगा और एक ऑरा सा फील आएगा, फिर चिल्ला के वो पर्सन बेहोश हो जाता है और टॉनिक क्लोनिक फेज स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा सिंपल पार्शियल। सिंपल पार्शियल लगभग 30 से 90 सेकंड तक रहता है। एक पर्सन की मोनोलेटरल साइड में होता है, ठीक है, कोई पार्ट एक पर्सन का एक साइड होगा, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, कभी कभी या लेफ्ट हैंड राइट हैंड या लेफ्ट लेग या राइट लेग हो सकता है। कुछ कुछ लोगों में सिर्फ सेंसरी चेंजेस भी देखे गए हैं, जैसे पिन चुभना या कुछ धुंधला सा दिखना या कुछ अजीबोगरीब दिखना। इसके अलावा ऐसा लगता है कि कोई आवाज लगा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, ऑडिटरी डिसफंक्शन भी होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। जैसे अगर मान लेते मेरे एक साइड हो रहा है तो क्या होगा, पार्शियल में मोनो साइड में, जैसे मेरा हाथ मान लो ऐसे अचानक से झटके मारने लगे तो ये हो गया मेरा सिंपल पार्शियल। या तो हो सकता है मेरे सर में पिन चुभने जैसी फीलिंग आए, तो उसको अगर नोट करें। तो ये हो गया आपका सिंपल पार्शियल। यहाँ पे क्या होता है, एक सडन यूनिलेटरल क्लोनिक जर्क देखा गया है, मींस किसी एक साइड पे हाथ पैर में सडनली ऐसे ऐसे जर्क आना स्टार्ट हो जाता है। 30 से 90 सेकंड तक रहता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके लोकल सेंसरी डिस्टरबेंस भी आते हैं, जैसे पिन का प्रिक होना, जैसे कभी लगता होगा आपको सर पे सुई चुभ रहा है, पीठ पे सुई चुभ रहा है, तो ये कुछ इसके अलग सिम्टम्स भी है। इसके अलावा क्या होता है, विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी होता है, मींस ऐसा लगता है कि कुछ मैंने देखा या कोई मुझे आवाज लगा रहा है, इस टाइप के हेलुसिनेशन भी देखा गया है पेशेंट में। इफेक्ट डिपेंड ऑन पार्ट ऑफ कोर्टेक्स इन्वॉल्व। हमें पता है हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट से ये स्टार्ट हो सकता है। तो क्या इफेक्ट होगा, या में हेलुसिनेशन होगा, सुनाई में दिक्कत होगा या देखने में दिक्कत होगा, इसके अलावा क्या पता मैं कहीं पे एक बॉडी का पार्ट जर्क हो रहा है, ये सब डिपेंड होगा कि मेरे ब्रेन का कौन सा पार्ट वहां पे इन्वॉल्व है। जो भी होता है वो पेशेंट पूरा अवेयर रहता है और कॉन्शियस रहता है। अब पेशेंट अवेयर ही रहेगा तभी तो उसको पता चल रहा है कि मैंने क्या देखा या क्या सुना, ठीक है। एक साइड में अगर मेरे हाथ में जर्क आए तो ऑफकोर्स मैं उसमें कॉन्शियस हूं और मुझे पूरा पता चल रहा है कि अवेयर हूं इस चीज के बारे में कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसको आप नोट कर लीजिए सिंपल पार्शियल के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल में। कॉम्प्लेक्स पार्शियल में क्या होता है, जैसे ज्यादातर देखा गया कि पर्सन अचानक से चलते चलते खो गया कहीं पे भी, मीन्स खो गया इन द सेंस अपने सपनों में खो गया, ठीक, ड्रीम की दुनिया, सपनों की दुनिया में चला जाता है, चलते चलते उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये कुछ इसके सिम्टम है, उसको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है उसके साथ। फिर उसके बहुत सारे इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं अचानक से। कभी कभी देखा होगा कुछ लोग चलते जा रहे हैं, चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुंच गए उनको पता ही नहीं, कब ये स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, पूरे अनकॉन्शियस रहते हैं इस टाइम। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल के बारे में देखते हैं। अब सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसको बहुत ही अजीब सा कंफ्यूजिंग बिजार टाइप का एक बिहेवियर रहता है पर्सन में। वो उसके मूवमेंट बहुत ही पर्पसलेस रहते हैं, वो क्या कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता चलता। अचानक से वो सपनों की दुनिया में खो जाता है और कुछ भी करता रहता है। ये चीज कब एक स्टार्ट हुआ, उसमें कब ऑरा प्रोड्यूस हुआ और कब ये करना स्टार्ट करता है उसको कुछ भी याद नहीं रहता। जैसे हमने भी एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट रहेगा, वो चल रहा है, चलते चलते सपनों की दुनिया में खो गया और कहां से कहां पहुंच गया उसको बिल्कुल भी ये सब याद नहीं रहता है। ये हमारे टेम्पोरल लोब से स्टार्ट होता है, ब्रेन के टेम्पोरल लोब में अगर हमारा सीजर स्टार्ट हो तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर देखा गया है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग फोन में बात करते करते कहां से कहां चले गए पता ही नहीं, फिर याद आता है अरे मैं कहाँ आ गया। इसके अलावा बहुत सारे मीम्स में देखा होगा कि वो फोन पे बात कर रहे हैं, करते करते पूरा दीवार पेंट कर दिया, फिर देखा कि अरे काम कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। तो कुछ इसी टाइप का एक बहुत ही अजीबोगरीब बिहेवियर देखा गया है लोगों में, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के बारे में।
तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पार्शियल, जहां पे अटैक बहुत ही अजीब और कंफ्यूजिंग बिहेवियर के साथ आता है। उस पर्सन को खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। इम्पेयर्ड अनकॉन्शियसनेस हो गया, फिर 1 से 2 मिनट तक रहता है। इसके बाद आता है सेकेंडरीली जनरलाइज्ड। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि पहले या तो कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर आएगा या तो सिंपल पार्शियल सीजर आएगा। एज अ रिजल्ट इन सीजर की वजह से पूरी बॉडी में जनरलाइज सीजर देखा गया है। वो पर्सन बेहोश हो जाता है, टॉनिक क्लोनिक फेज उसमें स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा जनरलाइज सेकेंडरी सीजर। तो ये हो गया आपके सेकेंडरीली जनरलाइज्ड। यहाँ पे पहले पार्शियल सीजर होता है एक पर्सन में, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होकर पूरे सीएनएस में फैलता है और जनरलाइज सीजर की तरह सामने आता है। मींस पहले उसका टॉनिक फेज होगा, फिर क्लोनिक फेज होगा, फिर वो पर्सन अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एपिलेप्सी की क्लासिफिकेशन। हमने इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था। पहला था हमारा जनरलाइज्ड और दूसरा था पार्शियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या कॉज है जिसकी वजह से एपिलेप्सी होता है। तो वैसे मोस्ट ऑफ द रीजन हमें नहीं पता। मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइमरी है और आइडियोपैथिक है। आइडियोपैथिक का मतलब जिसका रूट हमें नहीं पता कि किस वजह से ये होता है। इसके अलावा कुछ दूसरे कॉजेज जो हमें पता है, जैसे किसी पर्सन को अगर चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, या तो उसकी ब्रेन की सर्जरी हो या इश्कीमिया हो, मींस ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाए। इसके अलावा ट्यूमर भी हो सकता है जिसकी वजह से एपिलेप्सी देखा गया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट भी इसीलिए हमें अननोन है कि उसका रूट ही नहीं पता, इसलिए ट्रीटमेंट भी हम सिर्फ उसके सिम्टम को रिलीफ देने के लिए ही दे सकते हैं। इसका एक्चुअली अभी तक कोई जड़ से खत्म करने वाला कोई अभी तक दवाई निकला नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टोमेटिक है और सिर्फ हम उसके सिम्टम को ही कम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इटियोलॉजी एंड कॉज। इटियोलॉजी का मतलब होता है एक डिजीज होने के पीछे क्या रीजन है, क्या कॉज है। अगर हम एपिलेप्सी की बात करें तो ज्यादातर ये प्राइमरी है और आइडियोपैथिक है। इसका रीजन हमें नहीं पता। कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि जिन लोगों में अचानक से अगर ट्रॉमा मीन चोट लग जाए या सर्जरी हो, इसके अलावा इश्कीमिया वगैरह दूसरे ट्यूमर कंडीशन है, तो ये सब होने के बाद उस पर्सन में एपिलेप्सी देखा गया है। मेजरली हमें वैसे तो रीजन पता नहीं, बट कभी कभी कुछ लोगों में अगर चोट लग जाए या कुछ और कंडीशन हो जाए उसके ब्रेन में, इसकी वजह से भी एपिलेप्सी होते हैं। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें बस सिम्टोमेटिक रिलीफ ही दे सकते हैं। अभी तक इसको जड़ से खत्म करने वाली कोई दवाई बनी नहीं है। रीजन क्या है अभी तक हमें कॉज ही नहीं पता कि इसका जड़ क्या है जहां से ये हो रहा है। इसीलिए अगर किसी पर्सन में अगर एपिलेप्सी आ रहा है तो बस हम सिम्टोमेटिक रिलीफ ही दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका एटियोलॉजी कॉज, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे एनिमल मॉडल के बारे में कि एनिमल कैसे यूज होते हैं हमारे रिसर्च वगैरह के लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए।